Hello students, today we will discuss about forfeiture of share. First of all, what is meaning of forfeiture, and then after what are the accounting entries for forfeiture of share. Then first is forfeiture. Forfeiture means due to non-payment of allotment money and some call, company again and again demanding money from shareholders, and shareholders is not going to pay the calls in arrear. That why company forfeit the shares. In the whole process, share comes from shareholders to company again. अगर कंपनी फिर चाहे तो उसे री इशू कर सकती है. इट मीन्स दैट कॉल्स इन एरियर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. व्हाट इज़ कॉल्स इन एरियर? अब कॉल्स इन एरियर हो गया. आप लोगों ने देखा था एरियर जो है वो आगे वाले कॉल पे पेमेंट होता था. मान लेते हैं कंपनी बार बार कह रही है कि भाई एरियर पे कीजिए, एरियर पे कीजिए, और आपने एरियर पे ही नहीं किया. उस केस में कंपनी उस शेयर को फॉरफिट कर देगा. इट मीन्स दैट इन हिंदी द फॉरफीचर, द मीनिंग ऑफ फॉरफीचर इज जब्त करना. कंपनी उस शेयर को जब्त कर लेती है. मान लेते हैं XYZ, कोई X नाम का आदमी था और उसने 100 शेयर खरीदा. 100 शेयर में मान लेते हैं अलॉट जो डिफरेंट कॉल्स थे वो थे एप्लीकेशन पे 2 रुपये एंड अलॉटमेंट 3, फर्स्ट 2 एंड सेकेंड 3. मीन्स @10 जो X था वो 10 रुपये के एक शेयर खरीदा और ये इंस्टॉलमेंट उसे पे करनी थी. नेम्ड एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड. सपोज दैट X had only paid the allotment money, and after allotment X is not going to pay the first call and second call. In this way company regularly demand for the money. भैया पैसा जमा करो क्योंकि तो आपका एरियर है. मान लेते हैं किसी कारण से X जो है अपना एरियर नहीं पे कर पाता है. उस केसेज में कंपनी क्या करेगी? सारा कॉल आप उसने मांग लिया, पूरी कोशिश कर ली. देन आफ्टर कंपनी विल डिसाइड दैट द होल शेयर ऑफ X इज गोइंग टू बी फॉरफिटेड. इन दिस वे अब हम X की बात करें तो X ने क्या क्या पेमेंट किया है? तो X ने पेमेंट किया है एप्लीकेशन और X ने पेमेंट किया है अलॉटमेंट. X ने क्या पेमेंट नहीं किया है? X ने फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया है और X ने सेकेंड कॉल पेमेंट नहीं किया है. मतलब एरियर कितना है? 2 उसने पेमेंट कर दिया, 5 रुपीज़ उसने पेमेंट कर दिया और 5 एरियर है. अभी ये एरियर की वजह से कंपनी क्या करती है? उस शेयर को फॉरफिट कर लेगी. मतलब कंपनी फिर X से शेयर के पास चली जाती है. यानी कि इशू के केस में कंपनी से X के पास आएगा, शेयर इशू होता है X के नाम पे, और फॉरफिचर केस में कंपनी फिर से उस शेयर को अपने पास ले लेती है क्योंकि आपने एरियर पेमेंट नहीं किया. अब बात आती है कि X ने तो 2 पेमेंट किया था, एप्लीकेशन भी और अलॉटमेंट भी. तो अब इसके 5 रुपीज़ क्या होंगे? ये कंपनी क्या प्रॉफिट हो जाएगा? कंपनी जब जब्त करेगी तो वॉट एवर अमाउंट द शेयर होल्डर पेड द होल अमाउंट विल ऑल्सो फॉरफिटेड विद शेयर. कंपनी उसे जब्त कर लिया, ये कंपनी का प्रॉफिट हो जाएगा और ये 100 शेयर फिर से कंपनी के पास रिटर्न हो जाएगा. मान लेते हैं हम ABC लिमिटेड ने इशू किया था तो फिर से ये ABC लिमिटेड के पास पहुंच गया. अब ये पहुंच गया तो फिर से ABC लिमिटेड इसे इशू करेगा. जब इशू करता है डेट इज़ कॉल्ड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर. हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में इस टॉपिक को भी कवर करेंगे. बस आज फॉरफीचर के बारे में समझते हैं कि फॉरफीचर होता क्या है. देन व्हाट आर द एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर. इफ द फॉरफीचर activity is going on in a company, then what is the accounting entry a company have to pass? We have to focus on it. First thing is share capital account debit to calls in arrear to share forfeiture. पहले हम समझते हैं शेयर कैपिटल तो हमेशा से क्रेडिट होता था इशू के केस में, और यहाँ पे शेयर कैपिटल डेबिट क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये फॉरफीचर का केस है. केस एकदम अपोजिट है. इट मीन्स दैट एट द टाइम ऑफ इशू share goes to shareholders from the company, and
at the time of forfeiture, share goes to company from the shareholders. Only you have to focus that concept. लौट के जाता है तो भाई जब कंपनी से शेयर होल्डर के पास आता था तो शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता था, लेकिन जब शेयर होल्डर से कंपनी के पास जाएगा तो शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। अब बात आती है कि हम शेयर कैपिटल में कौन से अमाउंट डालेंगे, तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी है ABC लिमिटेड और उसने 300 शेयर इशू किया एट द रेट 10, और उसमें से एक आदमी था जिसका नाम था आर था। इसने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया था और कंपनी ने इसे 100 शेयर इशू किया था 10 का, जिसमें एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़ थे, 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पे 2 थे, फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकेंड कॉल 2। अब हम बात करते हैं आर की। आर ने यहाँ तक दिया था, मान लो कि एप्लीकेशन भी पे कर दिया एंड अलॉटमेंट भी पे कर दिया। अब बात आती है कि आर का एरियर क्या हुए थे, तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एरियर हुआ था, यहाँ 2 नहीं या 3 ले लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल एरियर हुए थे, आर ने पेमेंट नहीं किया। ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ दैट कॉल, कंपनी डिसाइडेड दैट हिज शेयर इज गोइंग टू बी फॉरफिटेड। In that way, whatever R had paid, either application or allotment, the amount of both installment will be forfeited also. मतलब ये कंपनी के पास जाएगा, ये कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट कराएगा। अब हम इस बात को अभी यहाँ पे देखते हैं। अब जब शेयर कैपिटल की बात हो रही है, शेयर लौट के आ रहा है, फॉरफीचर हो रहा है, उस केसेज में कितने अमाउंट होंगे? कहा कि पूरे के पूरे आर के शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा आर का शेयर जाएगा। लेकिन हम देखेंगे कि कंपनी ने 10 शेयर के लिए इस मतलब पर प्राइस कम शेयर का था 10 रुपीज़ और पूरा का पूरा कॉल्ड अप था, यानी कंपनी ने सारे कॉल को मांग लिया था। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 100 इंटू 10। इन अमाउंट कॉलम इट विल बी 1000 and calls in arrear easily you will calculate it, like arrear is first and second call 3 3 6 and 6 into 100, that will be 600 is calls in arrear. And what is share forfeiture? Share forfeiture is a capital profit and that is the amount which shareholder already paid, means 2 and 2, it will be 4 into 100, it will be 400। ये था फॉरफीचर की एंट्री और इसको हम लोग रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। फॉरफीचर होता क्या है और इससे कितने केसेस हैं वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक एंट्री समझते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा फॉरफीचर केस में शेयर कैपिटल, क्योंकि वो शेयर जो है शेयर होल्डर्स को जो इशू हो चुका था फिर से कंपनी के पास लौट के आ रहा है। जैसे हम लोग पहले अपनी पुरानी कथाओं में, रामायण में कहीं भी सुनते थे कि कोई बाण मारता था और लौट के फिर से आ जाता था उनके पास अपना काम करके, तो वही सेम प्रकार है। ये कंपनी ने शेयर इशू किया और फाइनली ये लौट के किसके पास आ गया, कंपनी के पास आ गया, और कंपनी फिर से चाहे तो अपने टर्म्स और एग्रीमेंट पे फिर इशू कर सकता है इसे। अब इशू कैसे करेगा ये हमारा अगला पार्ट है। आई थिंक इट इज़ क्लियर, ओके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर शेयर प्रीमियम पे इशूड हो और कंपनी उसे फॉरफिट करना चाहती है तो अब हम क्या करेंगे? अब कहोगे सर प्रीमियम में कौन दिक्कत है? बिकॉज प्रीमियम इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सोन इन बैलेंस शीट विथ सेपरेट हेड दैट इज कॉल्ड रिजर्व एंड सरप्लस। सो वी हैव टू कंसिडर द सिक्योरिटी प्रीमियम। हमेशा याद रखेंगे फॉरफीचर का केस अगर पार पे इशू है तो हम कैसे फॉरफिट करेंगे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और प्रीमियम पे इशू हो तो कैसे फॉरफिट करेंगे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड। When premium is received, in this case
अगर हम प्रीमियम को रिसीव कर चुके हैं तो हम प्रीमियम को टोटली भूल जाएंगे, मतलब प्रीमियम का नाम भी नहीं लेंगे, बिकॉज सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 सेज दैट इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड वंस देन इट कांट बी कैंसिल्ड। आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। यानी कि एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कैसे। मान लेते हैं कि ABC लिमिटेड ने 300 शेयर इशू किया जो कि 10 ईच थे। एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 एंड सेकेंड कॉल 3 एंड एट प्रीमियम 2 रुपीज़ पर शेयर। अब प्रीमियम 2 रुपये पर शेयर है और नॉर्मली प्रीमियम हमारा कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, अलॉटमेंट पे। तो हम यहाँ मान के लेकर चलते हैं अलॉटमेंट आपका हो गया +2 दैट विल बी 5, यानी कि 2, 5, 2, 3। हम बात कर रहे हैं जब प्रीमियम रिसीव्ड हो चुका है, कंपनी ने कहा कि आप हमें अलॉटमेंट दो। तो एक शेयर होल्डर था आर नाम का, सेम एग्जांपल है, उसने 100 शेयर लिया हुआ था। अब वो कंपनी ने कहा कि मुझे अलॉटमेंट, एप्लीकेशन पे इन्होंने अप्लाई किया, दे दिया, अलॉटमेंट भी इन्होंने प्रीमियम सहित अमाउंट पे कर दिया। किसी कारण से ये फर्स्ट और सेकंड पे नहीं कर पाए, उस केसेज में हम क्या करेंगे, कंपनी फॉरफिट करने जा रही है तो हम एंट्री कैसे पास करेंगे। एज ए अकाउंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट आइदर प्रीमियम इज रिसीव्ड और नॉट, देन वी विल गेट प्रीमियम इज ऑलरेडी रिसीव्ड। तो मैंने क्या कहा, जब भी प्रीमियम रिसीव्ड हो जाता है तो टेक्निकली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, सेक्शन 52 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 सेज दैट वंस द प्रीमियम इज रिसीव्ड इट कांट बी कैंसिल्ड। और आप देसी भाषा में कैसे समझोगे, अगर प्रीमियम रिसीव्ड हो गया है तब प्रीमियम का नाम ही मत लो, रिसीव हो गया है ना, भूल जाओ उसे। अगर प्रीमियम रिसीव्ड नहीं है तो आप प्रीमियम का नाम ले के चिल्लाओगे, मीन्स प्रीमियम को अपने बुक ऑफ अकाउंट में दिखाओगे। बस बात इतनी सी याद रखनी है, जब प्रीमियम रिसीव्ड हो गया है तो यू डोंट हैव टू रिकॉल इट। आपको बोलना है, ये समझना भी नहीं है कि शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ भी था। तो एंट्री कैसे पास करेंगे, हम सेम एंट्री पे आते हैं जो था। सबसे पहली एंट्री आएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। एसएफ शॉर्टली मैं उसको एसएफ लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग शेयर फॉरफीचर ही लिखोगे एसएफ। अब देखते हैं हम लोग शेयर कैपिटल पे कंपनी ने कॉल्ड कितना किया था, तो कंपनी ने पूरा कॉल्ड कर लिया था, मान लेते हैं हम। तो शेयर कैपिटल पे जाएगा, ये 100 शेयर का था फॉरफिट जो हो रहा है, और अमाउंट था 10 रुपीज़, 1000। देन आफ्टर कॉल्स इन एरियर की बात होती है तो इसने ये दोनों को पे नहीं किया, मीन्स 5 पर शेयर, ही डजंट पे 5 पर शेयर। उस केसेज में आप मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स 500 एंड शेयर फॉरफीचर मीन्स व्हाट ही हैव पेड, he had paid only 5 because 2 rupees is a amount of premium. I don't have to write the premium in your entry, means you don't have to show the premium in book of account, so you only have to write here 500। मतलब इस केस में जब प्रीमियम पे रिसीव हुआ हो और प्रीमियम रिसीव हो गया हो, सॉरी प्रीमियम पे इशू हुआ हो और प्रीमियम रिसीव्ड हो गया हो, उस केस में आप प्रीमियम का नाम नहीं लोगे, आप प्रीमियम को भूल जाओगे। गॉट इट। अब नेक्स्ट केस आती है, हम इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं कि मान लेते हैं प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ है। हम मान लेते हैं कि जो आर नाम का था, ही पेड ओनली अलॉटमेंट, ही डजंट पे ही पेड ओनली एप्लीकेशन एंड डजंट पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट और कॉल्स। इन दिस वे व्हाट विल बी द एंट्री। अब हम जज करेंगे कि प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो जवाब आएगा कि प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ है। इट मीन्स दैट यू हैव टू क्लोज द सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एट द ओपनिंग इट इज़ क्रेडिटेड, सो इन क्लोजिंग इट विल बी डेबिटेड। तो आप सीधे क्या करोगे, यहाँ पे शेयर कैपिटल 1000 एंड SPR अकाउंट डेबिट
2 rupees per share, it means that 200. And calls in arrear, 2 calls in arrear, it is 5, 2, 7, 3, 10, means 10 per share, that is 1000. And 2 share forfeiture, कितना पे किया है? ओनली एप्लीकेशन मनी ही हैव पेड, सो इन शेयर forfeiture it will be 200.